आज हम डिस्कस कर रहे हैं कारनोट इंजन या कारनोट साइकिल। अच्छा, ये जो है ये इसमें ये है कि फॉर द तकरीबन 1824 में जो है वो फ्रेंच इंजीनियर था, उसने एक कारनोट इंजन बनाया था। और उसने ये कहा था कि ये क्या है कि ये एक हीट इंजन है जो एक सिलेंडर पर मुश्तमिल है, हैविंग नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, और जिसकी नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं are perfectly heat conducting base fitted with a weightless and frictionless piston लगा हुआ था। यानी इसके अंदर वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। और वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड विद इन द सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर उसने वन मोल ऑफ गैस जो है उसको रखा था। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो इंजन है या कार्नोट साइकिल है, ये असल में ये साइकिल है। साइकिल का मतलब क्या होता है कि वो प्रोसेस जो आपने जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे एंड हो रहा है। ठीक है। और इसलिए जो है ये 4 ऑपरेशंस पर मुश्तमिल है। जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं तो P1 V1 P2 V2 इसकी जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स हैं, और ये आइसोथर्मल है। और इसमें हम जो टेम्परेचर, जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो T2 है। फिर उसके बाद या आप ये कह सकते हैं कि ये आपका फॉर एग्जांपल ए है, ये वाला हिस्सा आपका जो है वो बी है, और ये सी, और ये वाला हिस्सा आपका डी। अब क्या हुआ कि इसमें आपका फर्स्ट और जो थर्ड है ये आइसोथर्मल है। सेकंड और फोर्थ पार्ट जो है ये आपका क्या है, एडियाबैटिक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये 4 साइक्लिक ऑपरेशंस पर मुश्तमिल होता है, जिसमें से 2 आइसोथर्मल है और 2 एडियाबैटिक है। अच्छा, अब ये जो है ये जो ऑपरेशंस हैं ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर क्या है कि 2 आइसोथर्मल हैं और 2 एडियाबैटिक हैं। 4 ऑपरेशंस जो हैं ये सारे के सारे रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं वो प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम को कर रहे हैं। यानी अगर आप पिछली बारी अगर आप देखते हैं डायग्राम, तो इसके अंदर आपको पता चल रहा है कि ये सारे के सारे P1 V1 P2 V2 P3 V3 और P4 V4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी प्रेशर वॉल्यूम वर्क के ऊपर डिपेंड करती है ये सारी की सारी इसकी जो डायग्राम्स हैं। अच्छा, अब इसका जो फर्स्ट ऑपरेशन है इसके अंदर क्या है, द सिलेंडर इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द हीट रिजर्वर टेम्परेचर विच इज कांस्टेंट T2। अब इसके अंदर हम जो टेम्परेचर यूज कर रहे हैं वो T2 कर रहे हैं। लेट द प्रेशर एंड द वॉल्यूम P1 V1 रिस्पेक्टिवली। और इसके अंदर जो आप प्रेशर और वॉल्यूम जो यूज कर रहे हैं वो P1 V1 है। लेट द गैस एक्सपेंड्स रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T2। अब टेम्परेचर यानी जो कांस्टेंट टेम्परेचर हम इसके अंदर रख रहे हैं वो T2 है, और उस कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या हो रहा है कि गैस एक्सपेंड हो रही है। कैसे एक्सपेंड हो रही है कि गैस जो है वो V1 से V2 में जा रही है, और प्रेशर जो है वो P1 से P2 में जा रहा है। For reversible and isothermal process, the work done for an ideal gas is given by। ये जो है ये आपको याद होगा कि हम जब आइसोथर्मल प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे तो उसके अंदर हमें ये पता है कि W इज इक्वल टू NRT था, NRT ln V2 अपॉन V1 हम यूज कर रहे थे। तो अब यहाँ पे भी क्या होगा कि जो W1 है वो हमारे पास क्या है, RT2 ln V2 अपॉन V1 है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q हमें पता है डेल्टा E प्लस W के इक्वल होता है, तो Q2 इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W1 जो है वो हम ले लेते हैं। अच्छा, जब हम ये काम करेंगे तो अब उसके बाद क्या होगा कि अब क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो ज़ीरो होती है। जब इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है तो ये पूरे का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। जब ये ज़ीरो होगा तो Q2 इज इक्वल टू W1 हो जाएगा।
अब हमें पता है कि W1 जो है वो किसके इक्वल है, RT2 ln V2 अपॉन V1 है। तो आपने क्या किया कि आपने लिखा है कि Q2 जो है वो इस पूरी इक्वेशन के इक्वल हो जाएगा। अगर ठीक है, यानी ये आपके पास क्या हो गया, Q2 हो गया, ये हमारा जो फर्स्ट ऑपरेशन था वो कंप्लीट हो गया। जब फर्स्ट ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, अब आपने याद रखना है कि यहाँ पे क्या था, जो हम हीट यूज कर रहे थे वो Q2 था। क्यों Q2 था, क्योंकि हम जो टेम्परेचर ले रहे थे वो T2 ले रहे थे, इस वजह से Q2 हम हीट यूज कर रहे हैं। अब ऑपरेशन 2 जो है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, क्योंकि ये जो है ये कंसेक्यूटिव ऑपरेशंस हो रहे हैं। अगर एक आइसोथर्मल है तो दूसरा एडियाबैटिक होगा। अच्छा, अब ये किस लिए है, क्योंकि ताकि एक दूसरे को बैलेंस करते रहें। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस तो हमें पता है कि वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर नो हीट इंटर्स और लीव द सिस्टम। तो अब जब ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि द आइडियल गैस इज नाउ completely isolated and allowed to expand from P2 and T2। क्योंकि अगर हम लोड करें तो अब ये क्या हो रहा है कि हमारा ये वाला जो सिस्टम है, यानी अब ये P2 से जा रहा है, यानी ये इतना हिस्सा जो है ये तो हो गया है कंप्लीट। और इतना हिस्सा कंप्लीट होने के बाद Q2 इज इक्वल टू RT2 ln V2 अपॉन V1 हमारा आंसर है। अब हम अगर यहाँ पे देखें, ये एडियाबैटिक वाला ये वाला अभी हम हमारा चल रहा है, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रेशर है वो P2 से स्टार्ट है। अच्छा, अब अगर प्रेशर जो है वो P2 से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट होने की एंड टेम्परेचर जो है वो T2 टू स्टेट V3, P3 एंड T1। अब क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, V3, P3 और T1 है। T1 कैसे है कि अगर आप नोट करें तो आगे फिर दोबारा से ये आइसोथर्मल पे आ जाएगा जहाँ पे T1 टेम्परेचर है। अब ये इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे मीट करने का मतलब ये है कि अब हमारे पास जो फाइनल कंडीशंस हैं, इसमें हमारे पास प्रेशर P3 है, वॉल्यूम V3 है और जो टेम्परेचर है वो T1 है। जी, जब ये होगा, अब क्या हुआ है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W2 है। अच्छा जी, जब ये चीज़ है, अब हमें पता है कि ये क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, नो हीट इंटर्स आर लीव द सिस्टम। अगर हीट जो है वो ना खारिज होती है ना जज्ब होती है, तो इट मीन्स Q इज इक्वल टू जीरो है। अगर Q जीरो है तो W2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई के इक्वल है। बट डेल्टा ई हमें पता है CV T1 माइनस T2 के इक्वल है। ठीक है, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, अगर याद होगा कि जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वॉल्यूम पे हो तो उसमें इंटरनल एनर्जी जो है उसकी इक्वेशन आपके पास ये बनती है, डेल्टा इज इक्वल टू CV T1 माइनस T2। अब हमारे पास क्योंकि माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस ये बन रही है, तो अब क्या होगा कि अब आप क्या करेंगे कि माइनस डेल्टा ई है तो आपने क्या किया, ये प्लस हो गया, इधर आपने माइनस लगा दिया, CV T1 माइनस T2। अब हम चाहते हैं कि माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये क्या हो गया, T2 माइनस T1 हो गया। अब देखा जाए तो अब आपके पास दो चीज़ें हो गई हैं, एक Q2 हो गया और एक W2 हो गया, और W1 हम वैसे ही ऑलरेडी कर चुके थे। उसके बाद अब हमारे पास आ रहा है थर्ड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन के अंदर क्या होगा, द सिलेंडर इज नाउ प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द हीट रिजर्वर एट T1। यानी अब हमें हीट रिजर्वर क्यों यूज करना है, ताकि हम टेम्परेचर को T1 पे लेके आए। द गैस इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T1 फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट P4 एंड पॉइंट, यानी अब आप क्या कर रहे हैं कि P3 और V3 से P4 और V4 में जा रहा है। द वर्क डन इज गिवन बाई, आपके पास क्या होगा, W3 इज इक्वल टू RT1 ln V4 अपॉन V3। अब ये वाली इक्वेशन आपकी बन रही है W3 के लिए।
अब हम देखते हैं कि इसको Q1 में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। So during the compression, the gas gives out heat to the reservoir. अच्छा, अब आपने याद रखना है कि जब हम आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन जब हम एडियाबैटिक की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एक्सपेंशन हो रही है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। अब Q की जगह Q1 यूज हो रहा है और W की जगह W3। अब इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो है, तो इट मीन W3 इज इक्वल टू Q1। अच्छा, जब Q1 के इक्वल होगा तो इट मीन्स कि Q1 आपके क्या आ जाएगा, Q1 आपके आ जाएगा इज इक्वल टू R T1 ln V4 अपॉन V3। अब हमारे पास ये जो है ये कार्नोट साइकिल के जो है वो 3 ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास आ गया है फोर्थ। अच्छा, अब ये जो फोर्थ ऑपरेशन है इसके अंदर क्या होगा, फोर्थ ऑपरेशन में द गैस विद वॉल्यूम V4 एंड टेम्परेचर T1 इज अगेन आइसोलेटेड एंड compressed adiabatically until it regains its original state at temperature T2 and volume V1। अब क्या हो रहा है कि अब ये जो है दोबारा से क्या है, किस कंडीशन में जा रहा है कि वो जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि स्टार्ट में हमारे पास टेम्परेचर T2 था और वॉल्यूम जो है वो V1 था। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें पता है Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस W4 है। अब हमें पता है कि क्योंकि Q तो जीरो हो जाएगा एडियाबैटिक होने की वजह से, तो W4 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई है। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो अब W4 जो है वो अगर इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास डेल्टा ई जो है वो हमें पता था कि माइनस CV T2 माइनस T1 इसमें बनेगा। क्यों? क्योंकि फाइनल टेम्परेचर आपके पास T2 है तो और इनिशियल T1 है तो T2 माइनस T1 है, तो W4 का आंसर आपके पास माइनस CV T2 माइनस T1 है। जब आप ये सारे के सारे ऑपरेशन कर रहे हैं तो आगे क्या है, द टोटल वर्क डन W in the complete cycle is equal to the sum of the work done in 4 stages। यानी अब टोटल वर्क हमने लेना है, टोटल वर्क किसके इक्वल है, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 के इक्वल है। अब आप क्या करते हैं कि W1 हमारा जो है वो है RT2 ln V2 अपॉन V1 के इक्वल है, प्लस और W2 हमारा जो था वो CV T2 माइनस T1 के इक्वल था, वो हमने पुट कर दिया, प्लस W3 जो था वो RT1 ln V4 अपॉन V3 के इक्वल था, माइनस CV T2 माइनस T1 के इक्वल। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये प्लस का CV T2 माइनस T1 और माइनस का CV T2 माइनस T1 कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास ये इतना हिस्सा बच गया, ये क्या है RT2 ln V2 अपॉन V1, वो हमने लिख दिया, प्लस और ये वाला हिस्सा बचा था, ये क्या है RT1 ln V4 अपॉन V3, वो हमने लिख दिया। अच्छा जी, जब ये लिखा तो अब हमें क्या पता चला यहाँ से कि W इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1। Q2 कैसे, क्योंकि ये हमारा जो है पूरा Q2 के इक्वल था और ये वाला जो है ये Q1 के इक्वल था, तो हमने ये पुट कर दिया। अच्छा, अब जब ये किया तो W इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1 के इक्वल हो गया। इसकी इक्वेशन को हम फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 9 है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन गिवन इन द एडियाबैटिक चेंजेस। अच्छा, अब एडियाबैटिक चेंजेस के अंदर जो इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं उन इक्वेशन को देखते हुए आपको याद होगा कि पहले हमने जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के यानी पिछला जो लेक्चर था एडियाबैटिक एक्सपेंशन का था, उसके अंदर हमने ये किया था कि T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V1 गैमा माइनस 1 था। अब हम क्या कर रहे हैं, T2 अपॉन T1 अगर लेते हैं तो ये जो है ये हमारे पास V3 अपॉन V2 गैमा माइनस 1 के इक्वल बनेगा। और अगर हम क्या करते हैं कि T1 अपॉन T2 लेते हैं, यानी आप क्या करते हैं कि
ये वाली जो हमारी स्टार्ट वाली जो डायग्राम है, अब इसमें अगर हम T2 अपॉन T1 लेते हैं, तो T2 अपॉन T1 के लिए आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो है V3 अपॉन V2, और T1 अपॉन T2 के लिए बन रही V1 अपॉन V4 की पावर गैमा माइनस 1, यानी T2 अपॉन T1 है। तो ये क्या हो रहा है कि ये हमारे पास जो अपर वाली है वो अपर वाला वॉल्यूम V3 है और लोअर वाला वॉल्यूम जो है वो V2 है। तो ये क्या बन गया V3 अपॉन V2 गैमा माइनस 1। और जब हमने T1 अपॉन T2 लिया तो इसके अंदर आपके पास अपर वाला जो है वो V1 है और लोअर वाला जो है वो V4 है। तो यही चीज़ जो है वो हमने क्या की, इसमें अप्लाई कर दी। ये किस लिए हम करना चाहते हैं, ये हम इसलिए करना चाहते हैं कि ताकि हमारे पास जहाँ पे वो वॉल्यूम जो है वो V4 और V3 है उसको हम ख़त्म कर दें। इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या किया कि T2 अपॉन T1 जो है इसको आपने, यानी ये जो T1 अपॉन T2 था इसको हम चाह रहे हैं कि T2 अपॉन T1 में कन्वर्ट हो जाए। तो जो V4 है वो ऊपर चला जाएगा और V1 जो है वो नीचे आ जाएगा गैमा माइनस 1 बाई इक्वेटिंग द टू कंपोनेंट्स। अगर हम दोनों कंपोनेंट्स को इक्वेट करते हैं, कौन कौन से दोनों कंपोनेंट, एक ये वाली इक्वेशन का T2 अपॉन T1 और एक इस इक्वेशन का T2 अपॉन T1। तो इसमें हमारे पास V3 अपॉन V2 गैमा माइनस 1 है, इसमें हमारे पास V4 अपॉन V1 गैमा माइनस 1 है। हम इन दोनों वैल्यूज को यूज़ करेंगे, यूज़ करके हम इसको इसमें से अपनी पसंद की वैल्यू लेते हैं ताकि वो V2 अपॉन V1 में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर इसको हम देखते हैं तो V3 अपॉन V2 गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1 गैमा माइनस 1 आपके पास आ गया। अच्छा, जब आपने ये काम कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इनको इक्वेट करते हुए इन इक्वेशंस को जब इक्वेट करते हैं, अब दोनों के बेस सेम थे, यानी हमारे पास हमें पता है कि जैसे यहाँ पे v की पावर अगर फॉर एग्जांपल r है और दूसरी साइड पे भी v है और उसकी पावर v r है, तो अब क्या होगा कि अब ये दोनों खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपके पास क्या बचा, V3 अपॉन V2 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1। जब ये चीज़ हुई तो अब आपने क्या करना है कि ये जो V2 है ये, यानी अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा V3 अपॉन V4, यानी V3 वैसे का वैसे रहेगा, ये V4 ये V2 की जगह आ जाएगा और V2 जो है वो V4 की जगह आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, V3 अपॉन V4 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 हो जाएगा। अच्छा जी, जब आपके पास ये चीज़ आ गई, अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 में हमें हमारे पास है W इज इक्वल टू RT2 ln V2 अपॉन V1 माइनस RT1 ln V3 अपॉन V1। अब आप क्या करेंगे कि ये जो V3 अपॉन V4 है इसकी जगह पे आपने ये वाली इक्वेशन वैल्यू पुट कर देनी है, यानी V2 अपॉन V1। अच्छा, जब आप ये काम करेंगे तो अब क्या होगा कि आपकी जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी, यानी इक्वेशन क्या बन गई, आर टी टू एल एन वी टू अपॉन वी वन वैसे क्या वैसे माइनस आर टी वन एल एन वी टू अपॉन वी वन। ये इक्वेशन आपकी हो गई। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या कॉमन हमें मिल सकता है। तो अगर हम नोट करें तो हमारे पास जो चीज़ें कॉमन हैं, एक आर है क्योंकि आर इसमें भी है और इसमें भी है, और दूसरा एल एन वी टू अपॉन वी वन इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये क्या है, ये आर और एल एन वी टू अपॉन वी वन ये कॉमन आ गए। बाकी हमारे पास क्या बचा था, बाकी हमारे पास बचा था टी टू और टी वन। तो वो टी टू माइनस टी वन वैसे का वैसे आ गया था, यानी माइनस हो गया, बाकी सारे कॉमन में आ गए। अच्छा जी, जब ये चीज़ हुई तो अब आपके पास क्या है, W इज इक्वल टू आर टी टू माइनस टी वन एल एन वी टू अपॉन वी वन आपके पास इक्वेशन बन गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन में से
हम क्या करेंगे, W1 हमें पता है किसके इक्वल है, RT2 ln V2 अपॉन V1 के इक्वल। अच्छा, अगर ऐसा है तो बाई डिवाइडिंग इक्वेशन 17/1, यानी आप क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 तो हमारे पास ये वाली थी, और 17 जो है 17 ये है। अब क्या करेंगे, 17 को तो 1 से डिवाइड कर दें। 17 क्या है, W इज इक्वल टू, या इसको अलग से अगर हम लिखें तो ये बनेगा W अपॉन W1 बन जाएगा, इज इक्वल टू 17 में हमारे पास है R T2 माइनस T1, आगे है ln V2 अपॉन V1। और नीचे वाली जो इक्वेशन 1 है, W1 तो ये है, ये क्या हो जाएगा, R T2 ln V2 अपॉन V1। अच्छा जी, जब ये होगा तो ln V2 अपॉन V1 जो है वो हमारे पास यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये कैंसिल हो गया, R इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो गया। बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास ये वाली इक्वेशन बच जाती है कि W अपॉन W1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। ठीक है, जब आपके पास ये इक्वेशन बन गई, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये भी पता है कि Q1 जो है वो Q2 के इक्वल है, तो अगर ऐसा है तो W अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। अगेन हमें ये भी पता है W इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1 है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि W1 इज इक्वल टू Q2 के इक्वल है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि W अपॉन W1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1 अपॉन Q2 की फॉर्म में भी इस इक्वेशन को ले सकते हैं। यानी आप क्या करेंगे कि Q2 जो है वो अगर हम इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास यानी W जो था, W था वो Q2 और Q1 के इक्वल था, और W1 जो है वो Q2 के इक्वल था। तो आपने क्या किया, W अपॉन W1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1 अपॉन Q2 वाली इक्वेशन यूज की। अब क्या होगा, W अपॉन Q2 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1 अपॉन Q2, ये इक्वेशन आपके पास बनी। W अपॉन Q2 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू, अब ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इंटर रिलेटेड हैं, T2 माइनस T1 अपॉन T2। यानी आप क्या कर क्या सकते हैं कि आप या तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, या फिर आप इतने से हिस्से की जगह T2 माइनस T1 अपॉन T2 पुट कर सकते हैं। यानी या तो Q2 की जगह T2 पुट कर सकते हैं, Q1 की जगह T1 पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यानी आपको ये देखना होगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया है वो आपको टेम्परेचर की फॉर्म में दिया है या हीट की फॉर्म में दिया है, तो उसके मुताबिक फिर आपने इस इक्वेशन को यूज करना है। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास W अपॉन Q2 जो फैक्टर है ये आपको एफिशिएंसी देता है। अगर एफिशिएंसी देता है तो ऑफ अ कार्नोट इंजन इज, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि E इज इक्वल टू W अपॉन Q2 हो जाएगा। जब ये होगा तो इसका मतलब ये है कि E इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2
के इक्वल ले सकते हैं या T2 माइनस T1 अपॉन T2 के इक्वल ले सकते हैं। तो अच्छा, जब हमें ये पता चल गया, हम याद रखिएगा कि T2 इज माइनस T1 इज लेस देन 1, ये हमेशा 1 से कम होगा बिकॉज T2 इज लेस देन T1, क्योंकि T2 जो होता है वो T1 से कम है। सो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1। यही वजह है कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 से कम होती है। 1 का मतलब क्या होता है कि 100% से कम होती है। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और यही हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बताएगा। द इक्वेशन फॉर द एफिशिएंसी हैज बीन derived for an ideal gas. However, all the reversible engines have the same efficiency and can be applied for any substance so long as the engine is operating reversibly. एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है? वर्क परफॉर्म्ड अपॉन हीट एब्जॉर्ब। तो वर्क हमारे पास W है और हीट जो है वो Q2 है। अब ऐसा अगर है तो इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2 हो सकता है। या फिर अगर हम इनको अलग अलग करके लिखते हैं, Q2 अपॉन Q1 को आपस में डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, Q1 अपॉन Q2 जो है वो ये आ जाएगा 1 प्लस Q1 अपॉन Q2। इसी तरह से T2 को T2, यानी ये नीचे वाला जो एलसीएम वाला है, अगर T2 के नीचे भी डिवाइड कर दें और T1 के नीचे भी, तो 1 माइनस T1 अपॉन T2 हो जाएगा। तो आप इन फार्मूला को यूज करके एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कार्नोट इंजन की।